हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में देख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है किशोरावस्था और वयस्क शिक्षार्थियों के लक्षण। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो किशोरावस्था और वयस्क शिक्षार्थियों के लक्षण में सबसे पहले है किशोरावस्था के शिक्षार्थी जो किशोरावस्था में जो शिक्षार्थी होंगे उनमें कैसे चेंजेस, क्या उनकी विशेषता होंगी उसके बारे में देख रहे हैं। किशोरावस्था का अर्थ है पहचान प्राप्त करने के लिए उभरना। यह मन और व्यवहार की परिपक्वता का समय है। इसे 3 प्रमुख चरणों में विभाजित किया जाता है। मतलब ये किशोरावस्था ऐसा है जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसमें एक परिपक्वता का समय आता है। धीरे धीरे जो उसमें नॉलेज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से उसमें धीरे धीरे समझ बढ़ने लगती है। उसके बारे में यहाँ प्रारंभिक अवस्था में बताया गया। तो सबसे पहला जो है प्रारंभिक किशोरावस्था जो 10 से 12 वर्ष तक की होती है। हाथों, पैरों और बाद में अंगों में वृद्धि, स्वतंत्रता और गोपनीयता की मांग होती है। तो यहाँ पर हाथों, पैरों और अंगों में वृद्धि से तात्पर्य है कि जैसे 10 साल का बच्चा है, कुछ महीनों में अचानक अपने मतलब जैसे धीरे धीरे हमें पता नहीं पड़ता है, स्लाइटली उसमें चेंजेस होते हैं। कुछ महीनों में अचानक ऐसा दिखेगा कि उसके जो जूते हैं वो उससे बड़ा हो गया है ना, क्योंकि पैर तेजी से बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, शारीरिक परिवर्तन है। तो धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में शारीरिक परिवर्तन में चेंजेस होने लगते हैं, क्योंकि ये अवस्था ऐसी है कि धीरे धीरे बढ़ना है उसे, है ना। तो यहाँ पर शारीरिक परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। फिर स्वतंत्रता और गोपनीयता, तो वो क्या अधिक स्वतंत्रता और गोपनीयता चाहते हैं। ठीक है, जैसे 12 साल का अगर बच्चा होगा ना तो वो अपना कमरा या फिर कोई ऐसे प्राइवेट प्लेस की डिमांड करता है ताकि वो अकेले समय बिता सके। तो इस एज में उनमें ये रहता है कि हम खुद से रहें, हम काम खुद से करें, ये वाली इनमें सोचने की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट है मध्य किशोरावस्था। ये अवस्था जो है 12 से 16 वर्ष तक की होती है। विशेष रूप से लड़कियों में शारीरिक और आनुवंशिक विकास होता है। व्यावसायिक और शैक्षिक निर्णय लिए जाते हैं यहाँ पे इस अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पे आगे के विकास होता है। जैसे 14 साल की लड़की हो और जो उनके उसके बाद जो मेंसी पीरियड जो चालू होता है, मंथली पीरियड, वो उसके बारे में यहाँ पर जो एक्सपीरियंस होता है तो यहाँ उसके विकास के बारे में आता है। ये वो वाली एज होती है। और यहाँ पर शिक्षा और करियर के बारे में निर्णय लेना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तय कर सकते हैं कि उसे क्या सब्जेक्ट लेना है, क्योंकि 15 से 16 साल के जो इसमें है, हमें सब्जेक्ट चूज करना होता है स्कूलिंग में ही, 11th-12th में। तो यहाँ ये पता करना कि साइंस लेना है, आर्ट लेना है, कॉमर्स लेना है, कौन सा विषय चुनना है। तो यहाँ पे करियर के बारे में भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेज है जो लेट किशोरावस्था है, जिसमें 16 से 19 वर्ष की आयु शामिल होती है। इसमें वयस्कता की ओर परिवर्तन होता है, करियर के निर्णय अंततः निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 18 साल का मान लो कोई युवा होगा, वो डिसाइड कर सकता है कि मुझे इंजीनियरिंग करना है या मुझे मेडिकल में जाना है या कोई भी ऐसे पेशेवर कोर्स करना है। तो यहाँ पे वो इस तरीके के डिसीजन लेगा। अब इनकी शैक्षिक उपलब्धियां देख लेते हैं हम। तो किशोर अधिक जागते समय स्कूल में बिताते हैं। किशोरावस्था के दौरान शैक्षिक उपलब्धि का अनुमान अंतर व्यक्तिगत, माता पिता की भागीदारी, आंतरिक प्रेरणा और संस्थागत कारकों से लगाया जाता है। तो यहाँ किशोर अधिक जागते समय स्कूल में बिताते हैं। इसका मतलब है कि जैसे जो स्टूडेंट है वो क्या होगा, स्कूल के बाद भी ट्यूशन जा रहा है, अलग अलग कक्षाएं में जा रहा है ताकि वो अच्छे अंक प्राप्त कर सके, है ना। तो यहाँ पर ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्कूल में बिताता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई पे फोकस करता है। यहाँ पे पेरेंट्स की भागीदारी होती है। तो यहाँ पे पेरेंट्स भी जो है, जैसे बच्चा अगर वो 14 साल तक के बच्चों का जो है उनको जो पेरेंट्स है होमवर्क करने में मदद करते हैं, उनकी जो प्रोग्रेस है उस पर नज़र रखते हैं ना। तो यहाँ पर इस तरीके से उनकी एकेडमिक अचीवमेंट होती है। फिर यह भविष्य के करियर के अवसरों के लिए मंच तैयार कर सकता है। खेल, कला और शिल्प भी कुछ भूमिका निभाते हैं। माता पिता इस चरण के दौरान अधिक प्रयास करते हैं। अब है माल्कम नोल्स द्वारा वयस्क शिक्षार्थियों की विशेषताएं। तो मॉल्कम नोल्स ने वयस्क शिक्षार्थियों की निम्नलिखित विशेषताओं की पहचान की है। अधिक ऑटोनोमस एंड सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, अधिक स्वायत्त और आत्मनिर्देशित होते हैं। ये मान लीजिए जैसे जो वयस्क है वो क्या करेगा,
मतलब खुद को स्वयं दिशा निर्धारित कैसे करते हैं। जैसे मान लो 35 साल का कोई व्यक्ति है, तो वो नौकरी के साथ साथ क्या करेगा कि कुछ ऑनलाइन कोर्सेज कर रहा है, तो ये खुद से ये सब चीजें करते हैं यहाँ पे। ठीक है, लक्ष्य उन्मुख और व्यवहारिक होते हैं ये। तो जो वयस्क है वो शिक्षा में लक्ष्य स्पष्ट लक्ष्यों के साथ संलग्न होते हैं, वो उसके स्पष्ट लक्ष्य होते हैं उनके लिए, है ना। तो जैसे कोई महिला जो है कंप्यूटर कौशल मतलब स्किल सीख रही है, ताकि वो अपनी नौकरी में और प्रमोशन पा सके, मतलब और अच्छी अपनी स्किल्स पर करी, ताकि वो काम अच्छे से कर सके और उसको प्रमोशंस मिल सके। तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, गोल ओरिएंटेड काम करते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है प्रासंगिकता उन्मुख और कुछ सीखने का कारण देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कोई नई भाषा सीख रहा है, तो वो अपने जो बिजनेस है, इंटरनेशनल ग्राहकों से बात करनी है, तो इस वजह से वो क्या कर रहा है कि वो नई भाषा सीख रहा है कि उसको बाहर के भी लोगों से कांटेक्ट करना है, देश में ही नहीं देश के बाहर भी करना है। तो यहाँ पर वो इस हिसाब से काम करते हैं, मतलब उनकी लर्निंग क्यों है, वो क्यों चीज सीख रहे हैं, वो कुछ रीजन के लिए होता है उनके लिए। फिर है वयस्कों को सम्मान दिखाना चाहिए। वयस्क प्रशिक्षकों को उन अनुभवों की संपत्ति को स्वीकार करना चाहिए जो वयस्क प्रतिभागी कक्षा में लाते हैं। जैसे जो एडल्ट हो जाते हैं, जो मतलब है ना, तो वो क्या करेंगे, अपने जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उनको शेयर करते हैं। तो यहाँ पे जो टीचर्स है, उनके जो एक्सपीरियंस है उसका सम्मान करता है। तो यहाँ पे ये वयस्क शिक्षार्थियों की विशेषता बताई गई है मॉलकम नोल्स के द्वारा। चलिए, अब जो आजकल बच्चे अधिक जानते हैं, अधिक सीखते हैं और अधिक चाहते हैं। इससे तर्क वितर्क और घर्षण और आंसू हो सकते हैं, जो सभी के उनके माता पिता से सांस्कृतिक अंतर की ओर ले जाते हैं। वयस्क स्वेच्छा से सीखते हैं, उन्हें नई कौशल का अभ्यास करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। उनके पास कई जिम्मेदारी होती है और सीखने के लिए कम समय होता है। वे भागीदारी से सीखना पसंद करते हैं। उनके पास अपनी आत्मसम्मान और अहंकार होते हुए परिणामों और इनके जीवन की स्थितियों में उपयोगिता के संदर्भ में अधिगम का मूल्यांकन करते हैं। चलिए, नेक्स्ट है, चलिए सामाजिक परिवर्तन में। तो मार्गरेट मीड ने किशोर के व्यक्तित्व के विकास में सांस्कृतिक कारकों की भूमिका पर प्रकाश डाला है। मीड ने तूफान और तनाव को बचपन से वयस्कता में एक शांत और क्रमिक परिवर्तन और वयस्क भूमिकाओं को आसानी से स्वीकार करने के रूप में देखा। समाज में यह अपेक्षाकृत तनाव मुक्त होता है। तो यहाँ जो सांस्कृतिक कार्यों कारकों की भूमिका पे जो प्रकाश डाला है, वो इससे संबंधित है कि कोई जो जैसे मान लीजिए 15 साल का बच्चा है, वो अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने समाज के बीच में अपने मतलब ऐसा प्रभाव छोड़ना चाहता है जिससे उसकी पहचान बन सके, मतलब वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे सांस्कृतिक कारकों की भूमिका होती है। ठीक है, फिर हेरोल्ड डब्ल्यू बर्नार्ड भी इसे एक सांस्कृतिक घटना के रूप में मानते हैं। किशोरावस्था के सांस्कृतिक पहलू दो मुख्य पहलुओं को दर्शाते हैं, तेजी से विस्तारित जीवन और बच्चे और वयस्क की भूमिकाओं के बीच बढ़ती हुई ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर जो किशोर है, जो वो अपने जो तेजी से विस्तारित जीवन का अनुभव करते हैं, वो क्या करना चाहेंगे कि वो अपने स्कूल, खेल, अगर कोई जॉब कर रहा है तो पार्ट टाइम नौकरी के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब अपने जीवन में तेजी से विस्तार चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है। किशोर संघर्ष, मूल्य, भावनात्मक तनाव, चरण दृष्टिकोणों का सामना करते समय बुरा महसूस कर सकते हैं। औद्योगिकरण, शहरीकरण और व्यक्तिवाद के साथ किशोर अपराधों की घटनाएं भी बढ़ती है। तेजी से वृद्धि और संरचनात्मक शारीरिक परिवर्तनों, स्वयं और दूसरे के प्रति नए दृष्टिकोण, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ किशोरावस्था एक संक्रमणकाली अवधि है। किशोरावस्था निम्नलिखित से प्रभावित होते हैं। आत्म अवधारणा या आत्म पहचान की खोज होती है। निर्णय लेने के लिए अधिक स्वतंत्रता की मांग होती है। ये सही और गलत मूल्यों के बारे में अधिक सोचते हैं। साथियों का दबाव भी बढ़ता है। वे विभिन्न तरीकों से संवाद करते हैं, जैसे इंटरनेट, सेल फोन, सोशल मीडिया के माध्यम से। इस चरण के दौरान सामाजिकरण प्रभावित होता है।
होमोफिली के दौरान एक किशोर अधिक समय दोस्तों के साथ बिताता है। साथियों के समूह मुख्य रूप से एकल लिंग से मिश्रित लिंग में बदलते हैं। विकृत साथी संक्रमण के तहत साथी समस्या व्यवहार को हंसी या अनुमोदन के अन्य संकेत दिखाकर मजबूत करते हैं, जिसमें भविष्य में समस्या व्यवहार की संभावना बढ़ जाती है। नकारात्मक साथी दबाव, दोष और अपराध की ओर ले जाता है। दोस्त एक समर्थन तंत्र प्रदान कर सकते हैं। तो किशोरावस्था निम्नलिखित से प्रभावित होता है। तो जैसे पहला है कि आत्म अवधारणा, आत्म पहचान की खोज की होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लो कोई स्टूडेंट 16 साल का कोई की लड़की है, तो वो अपने इंटरेस्ट को पहचानने के लिए, अपनी कैपेसिटी का पता लगाने के लिए क्या करेगी कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगी, जैसे डांस क्लास, पेंटिंग क्लास या कोई सी क्लब, साइंस क्लब में शामिल होगी, ताकि उसे ये समझ में आए कि उसे सबसे अधिक क्या पसंद है और वो किसमें अच्छी है। तो यहाँ पे ये जानने के लिए प्रयास किया जाता है। निर्णय लेने के लिए अधिक स्वतंत्रता की मांग होती है। तो जैसे कोई स्टूडेंट है कि वो इंजीनियरिंग या चिकित्सा के बीच में निर्णय लेने में संघर्ष, मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि उसे क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, है ना। उसके पेरेंट्स चाह रहे हैं कि इंजीनियर बने और वो चाह रहे हैं कि मैं मेडिकल उसमें जाऊं, है ना, उसको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर वो अपने डिसीजन को सही ठहराने के लिए क्या करेगा, रिसर्च करेगा और लास्ट में उस चीज पर फोकस करने के लिए, मतलब इतनी रिसर्च करके उसी को सही प्रूव करके अंत में मेडिकल को ही वो चुनेगा। तो यहाँ निर्णय लेने के लिए अधिक स्वतंत्रता की मांग होती है। फिर है वे सही और गलत मूल्य के बारे में अधिक सोचते हैं, है ना। तो अगर मान लो किसी स्टूडेंट को स्कूल में उसके किसी फ्रेंड ने चोरी करने के लिए उकसाया, है ना, प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात पे विचार करेगा कि ये सही है या गलत, है ना, और वो लास्ट में क्या होगा कि अपने दोस्तों को मना कर देगा और चोरी नहीं करता है। तो यहाँ पे सही गलत मूल्यों के बारे में भी वो सोचते हैं कि ये सही करना है या नहीं है। मतलब जो ये किशोरावस्था है वो इन इन सब चीजों से प्रभावित होती है, इफेक्ट पड़ता है उस अवस्था में। साथियों का दबाव भी बढ़ता है। अब जैसे फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं कि पार्टी करते हैं, पार्टी में ड्रिंक करेंगे, उसके लिए मजबूर करते हैं, है ना। अब वो नहीं पीना चाह रहे, लेकिन दोस्तों का दबाव इतना रहता है कि उसका मतलब उस कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो कभी तो वो अपने सिद्धांतों पे खड़े होते हो, कभी नहीं पिया हो, कभी वो भी उनके साथ लग जाता है। तो यहाँ साथियों का दबाव भी बहुत पड़ता है। वे विभिन्न तरीकों से संवाद करते हैं, है ना। तो नियमित रूप से अब आजकल देख लो, रेगुलर इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे सब आपस में जुड़े हुए हैं ना, और कुछ भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड या कोई प्राइवेट बात है जो जीवन के बारे में चर्चा करनी हो, तो वो इन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से करते हैं। तो इस वजह वो जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है। अब जो होमोफेली है, इसके दौरान क्या वो ज्यादातर अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हैं ना, और उनके साथ अपनी पहचान बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब स्कूल में रहते हैं तो फ्रेंड्स क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अपने स्कूल फ्रेंड्स जो है उनके साथ समय बिताएगा। वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं और आपस में अपनी समस्याओं पर चर्चाएं करते हैं। फिर यहाँ पर जो है विकृत साथी संक्रमण, तो इसके तहत क्या होगा, समस्या जो भी होगी उनको वो किशोर जो है अपनी साथियों की समस्या व्यवहार से प्रभावित हो सकते हैं। जैसे अगर उसका फ्रेंड जो है स्कूल से भागने और मान लो सिगरेट पीने के लिए उसको प्रोत्साहित कर रहा है ना, और उसने जो दूसरा पर्सन है, स्टूडेंट है, उसने कभी ऐसा नहीं किया था, है ना, नहीं, पर लेकिन उसके दबाव के कारण जो विकृत साथी संक्रमण है, मतलब गलत दोस्ती की संगत में आया और उसने क्या करा कि जो दोस्तों के दबाव में आकर उसने भी उस व्यवहार को अपना लेता है। ठीक है। फिर इसमें भीड़ विभिन्न समूह को संदर्भित करती है, जैसे थिएटर किड्स या पर्यावरणविद। दोस्ती पारस्परिक द्वैत संबंध है। ठीक है। गुट अक्सर बातचीत करने वाले व्यक्तियों के समूह को संदर्भित करती है। वे वास्तविक बातचीत से अधिक साझा प्रतिष्ठा का आनंद लेते हैं, जैसे कि जब पूरा समूह किसी गतिविधि के लिए प्रसिद्ध या कुख्यात होता है। रोमांटिक रिश्ते आमतौर पर अल्पकालिक होते हैं बजाय दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के। तो यहाँ पे क्या है कि दोस्ती और समर्थन समर्थन तंत्र, मतलब क्या होता है कि दोस्तों को क्या, किशोरों जो किशोर दोस्त है उनके लिए दोस्ती ज्यादा मायने हो जाती है ना। तो यहाँ पे क्या, जैसे मान लो
एग्जाम टाइमिंग में क्या हो रहा है कि जो स्टूडेंट है उसको तनाव हो रहा है मान लो, तो वो क्या करेगा, अपनी जो सबसे अच्छे फ्रेंड है उससे बात करेगा, वो जो अपनी फ्रेंड जो ऐसी हो रही है वो उसका फ्रेंड उसको प्रोत्साहित करेगा, पढ़ाई के लिए उसको साथ देगा और तनाव से बाहर निकलने में मदद करेगा। तो यहाँ पे दोस्ती भी अच्छी इस लेवल पे यहाँ मतलब स्थापित होती है। अब जो थिएटर किड्स समूह का जो हिस्सा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अ, जो किशोर है वो विभिन्न समूह में शामिल होते हैं, वो जिनसे वो अपनी पहचान बनाते हैं। जैसे थिएटर किड्स समूह का हिस्सा बने हैं ना, तो वो नाटकों में भाग लेते हैं, थिएटर पे चर्चा करते हैं, और समूह गतिविधियों में भाग लेने से क्या होगा कि वो अपनी कला प्रदर्शन कौशल को निखारने का उनको मौका मिलता है। यहाँ पे रोमांटिक रिश्ते भी बनते हैं, तो पर ये शॉर्ट टर्म होते हैं क्योंकि यहाँ पर स्थायित्व की मतलब कमी होती है, रिश्ते में स्थायित्व की कमी है ना, और कुछ महीनों बाद वो समाप्त भी हो जाता है। तो यहाँ इस तरीके से जो एक किशोर है उसके व्यवहार में, उसके सामाजिक जो परिवर्तन आता है उसके जीवन में, तो इस तरीके से वो इफेक्ट करता है। अब नेक्स्ट है भावनात्मक परिवर्तन। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।